Hello everyone, welcome to Knowledge Shark. I am Kriti Srivastava. Our today's topic is nature and significance of management. सबसे पहले जिन्होंने भी नॉलेज शार्क को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो 8th से 12th क्लास तक की होगी, जिसमें आप ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं और अगर कोई स्पेसिफिक क्लासेस लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। क्लासेस आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट us on WhatsApp number 9868771960। आज की वीडियो में हम अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। मेरी वीडियो को देखने से पहले प्लीज इस वीडियो का पार्ट 1 एक बार देख लें जिससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए और 2-3 टॉपिक्स उस वीडियो में कवर की गई हैं उनको आप पहले जान लें। तो आज का पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने मीनिंग जान लिया, फीचर्स जान लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स ये सब जान लिया। अब एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर क्या पोजीशन, क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करता है मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो गोल अचीव नहीं होंगे। ये जितनी भी पॉइंट्स, जितनी भी चीजें मैं आपको भी बताने वाली हूँ ये सब हमने पहले पढ़ी हुई है। आप इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अपने आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ इसके सब पॉइंट्स डिस्प्ले करे हैं। पहला आता है अचीविंग ग्रुप गोल्स। अगर मैनेजमेंट होगा तो ग्रुप गोल्स इजीली अचीव होंगे। एक मैनेजर डिफरेंट लोगों की ओपिनियंस को, एफर्ट्स को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ डायरेक्शन में लेके जाएगा ताकि वो अपने गोल को इजीली अचीव कर पाए। सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अगर मैनेजमेंट होगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, एफिशिएंसी का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट। अगर लोगों के एफर्ट्स यूनाइट होंगे तो वो हमें अलग मिनिमम कॉस्ट बताएंगे कि कोई भी प्रोडक्ट कैसे हम कम पैसों में अच्छा बना सकते हैं और हमें आइडियाज मिलेंगे। तो मैनेजमेंट एफिशिएंसी भी इंक्रीज करता है। फिर आता है थर्ड पॉइंट, क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि मैनेजमेंट डायनेमिक इन नेचर है, वो अपने आप को हर अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट के अडॉप्ट कर लेता है। उसी तरह वो ऑर्गेनाइजेशन को भी उतना स्ट्रॉन्ग, उतना कैपेबल बनाता है कि वो भी इजीली अपने आप को किसी भी इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंगली अपने आप को मैच कर सके। द फोर्थ पॉइंट इज अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट्स है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट की वजह से एम्प्लॉयज अपनी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल कर पाते हैं। द लास्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसे कि हम जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ ना कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, तो जिसकी वजह से वो अपना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं सोसाइटी की तरफ। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स, 5 सब पॉइंट्स जो हमें इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। तो द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब हम पता लगाएंगे कि आखिर नेचर क्या है मैनेजमेंट का। क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, एक आर्ट है या फिर एक प्रोफेशन है। तो पहला फीचर है साइंस का कि इट इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस की अपनी अलग थ्योरीज, अपनी अलग प्रिंसिपल्स होती हैं जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई हैं। वेयर एज मैनेजमेंट की भी अपनी वोकैबुलरी और अपने कंसेप्ट्स होते हैं। सो यहाँ पर मैनेजमेंट साइंस के फीचर को फुली सेटिस्फाई करता है। द सेकेंड पॉइंट इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब जो साइंस है उसके अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हुए हैं। बट मैनेजमेंट तो ह्यूमन बीइंग से डील करता है और ह्यूमन बीइंग्स का नेचर तो अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही ह्यूमन का नेचर पे बेस्ड सारे एक्सपेरिमेंट्स, अपने सारे प्रिंसिपल्स निकालेगी, वो चेंज होती रहेगी। तो अनफॉर्चुनेटली मैनेजमेंट प्रिंसिपल के इस फीचर को सेटिस्फाई नहीं करता।
अब अगर मैनेजमेंट इस फीचर को सेटिस्फाई नहीं करता तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट इसका थर्ड फीचर यूनिवर्सल वैलिडिटी को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंककि जो साइंस की फीचर्स है, जो साइंस के एक्सपेरिमेंट, साइंस की प्रिंसिपल्स है, वो हर जगह वैलिड है, पर मैनेजमेंट के फीचर्स हर जगह वैलिड नहीं है। एक ह्यूमन बिहेवियर जो इंडिया में एक बंदा बिहेव कर रहा है वो सेम बिहेवियर अपना यूएस से जाके दिखाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पर हमने देखा कि सिर्फ फर्स्ट पॉइंट साइंस का मैनेजमेंट के साथ सेटिस्फाई कर रहा है। सो हम मैनेजमेंट को प्योर साइंस नहीं बोलेंगे, बल्कि हम उसे डिनोट करेंगे इनएक्ट साइंस से। सो नाउ अब हम चेक करते हैं कि क्या मैनेजमेंट आर्ट के फीचर्स को सेटिस्फाई करता है। पहला आता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट की तो बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज है, बुक्स पब्लिश हो रखी हैं, जर्नल्स पब्लिश हो रखे हैं। क्या मैनेजमेंट की है? हाँ, द आंसर इज यस। मैनेजमेंट की भी तो बहुत सी बुक पब्लिश हुई हैं। एमबीए, एमसीए, इन सब में भी तो बुक्स ही पढ़ाई जाती हैं। सो फर्स्ट फीचर तो सेटिस्फाई कर रहा है मैनेजमेंट। द सेकंड वन इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब आर्ट है, कोई डांसर है, वो अपना डांस अपनी तरीके से दिखाएगा। एक कंटेम्प्रेरी कोरियोग्राफर अपना डांस अपने तरीके से बताएगा और एक भरतनाट्यम डांसर अपने तरीके से, बस डांस तो सेम होगा। सिमिलरली मैनेजमेंट भी अपने फंक्शंस को एज पर द चेंजेस, एज पर द एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से अपनी एप्लीकेशंस को परफॉर्म करती है। एक मैनेजर अपने एप्लीकेशंस को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करता है। एंड द थर्ड वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब इससे पहले अगर हमने एक डांसर का एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पर भी हम एक डांसर का एग्जाम्पल ही लेंगे। एक प्रोफेशनल डांसर, कोई एक प्रोफेशनल डांसर है, वो किसी हाइट, किसी फ्रेम पर कैसे पहुंचा है? अपने क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस की वजह से। सिमिलरली आर्ट में भी हमें, सिमिलरली मैनेजमेंट में भी हमें प्रॉपर प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी दिखानी होती है। हर मैनेजर का काम करने का तरीका अलग होता है और वो तरीका उनकी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मैनेजमेंट आर्ट के तीनों फीचर्स को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए मैनेजमेंट एक आर्ट है। नाउ अब ये चेक करेंगे कि क्या प्रोफेशन है नेचर मैनेजमेंट का। पहला आता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे कि लॉ करने के लिए, अकाउंट सीए बनने के लिए प्रॉपर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए। सिमिलरली मैनेजमेंट के लिए भी हमें प्रॉपर बुक्स, प्रॉपर जर्नल्स प्रोवाइडेड हैं। तो ये फीचर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का फीचर तो मैनेजमेंट के साथ सेटिस्फाई करता है। द सेकेंड पॉइंट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब अगर किसी को सीए बनना है तो उसको सीए के पेपर क्लियर करने पड़ेंगे, पर मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है। ये कोई प्रॉपर क्लास, कोई प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं है। कोई भी अपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक मैनेजर बन सकता है। द थर्ड वन इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। आईमा, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है फॉर मैनेजमेंट, बट ये अभी तक कंपल्सरी नहीं की गई है। सो इस पॉइंट को भी हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर नहीं करेंगे। द फोर्थ पॉइंट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे कि आयमा है, उन्होंने अपनी प्रॉपर एक रेगुलेशन एक्टिविटीज मेंबर्स के लिए रखी हुई है, बट उसकी मेंबरशिप अभी तक कंपल्सरी नहीं की गई है। सो इस पॉइंट को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। द लास्ट वन इज सर्विस मोटिव। कोई भी प्रोफेशन का मेन बेसिक मोटिव होता है कि वो उनका प्रॉफिट मैक्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मोटिव होता है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का भी होता है। सो मैनेजमेंट
सर्विस मोटिव वाले फीचर को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मैनेजमेंट प्रोफेशन के सारे फीचर्स को सेटिस्फाई नहीं करता। सो मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन बिकॉज it does not meet the exact criteria of a profession. So यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट का नेचर है आर्ट। So the next topic is levels of management. There are total 3 levels of management. पहला है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड द थर्ड वन इज ऑपरेशनल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। इस स्लाइड में हम टॉप मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सीईओ, सीएमओ, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी लोग टॉप लेवल पर होते हैं वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके फंक्शंस क्या होते हैं, आखिर ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं? ये इनका पहला फंक्शन है कि जितनी भी एक्टिविटीज, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है, ये उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो भी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है उसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट है, ये उस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द सेकेंड वन इज वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये इस चीज के बारे में भी ध्यान रखते हैं कि कब तक इनकी कंपनी, कब तक इनकी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकती है, क्या वेलफेयर है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सेट करते हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। ये छोटे छोटे गोल्स डिसाइड नहीं करते, ये आपको फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है तो वो ये नहीं बताएगी कि मुझे एक महीने का इतना चाहिए, तो वो ये कि एक महीने का मुझे टर्नओवर 50 लाख चाहिए, नहीं, वो ये बोलेगी कि मुझे 6 मंथ्स का 1 करोड़ चाहिए। तो अब ये बाकी जो इनके टॉप मैनेजमेंट के नीचे जो लोग आते हैं उनका काम है कि वो 6 महीने में किस तरीके से अपना टर्नओवर 1 करोड़ तक लेके जाएंगे। सो जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज बनाती है, वो स्मॉल स्मॉल स्ट्रेटजीज नहीं बनाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एनालाइज करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या बाहर की कंडीशंस है, क्या उनकी जो प्रोडक्ट या जो भी चीज वो कर रहे हैं क्या उसका आने वाले टाइम में प्रॉफिट होगा, क्या सोसाइटी, क्या उनके कस्टमर्स उस चीज को लाइक करेंगे, क्या कंपटीशन चल रहा है, ये सब चीजों के बारे में देखते हैं, इस चीज को एनालाइज करते हैं। So now the next slide is about middle management. Middle management में क्या आता है? Middle management consists of the divisional departmental heads. ये टॉप मैनेजर्स के नीचे आते हैं और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के ऊपर। ये एक लिंक है बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। अब इनके भी अलग अलग फंक्शंस होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी मैनेजमेंट फ्री है, नहीं, सबको कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करना है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ ना कुछ ड्यूटीज उनको दी गई है। सो मिडिल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस है? पहला है कि जो भी पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट बनाती है वो इनको इंटरप्रेट करते हैं और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट को समझाते हैं, बताते हैं कि उनको किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये सेकेंड पॉइंट आता है कि ये कॉपरेट करते हैं अदर डिपार्टमेंट से ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो। अब फॉर एग्जांपल 4 हेड्स हैं, अब टॉप लेवल से ऑर्डर आया है कि हमें बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, तो उन्होंने कहा कि हमें 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट बनाने हैं और अलग अलग हेड है, पैकेजिंग और क्रीम फिलिंग, द थर्ड वन इज कॉस्ट का क्या प्रोसीजर है, कॉस्ट कटिंग में क्या काम आ रहा है, ऐसे करके 3-4 हेड्स बने हुए हैं। अब अगर सब ये बोलेंगे कि नहीं नहीं बिस्किट्स तो बने नहीं है, एक हेड का काम जिसका काम है बिस्किट बनाना, उसके बिस्किट्स तो बने नहीं, पर जो पैकेजिंग वाला है वो लड़ाई करने पे उतर आया कि नहीं पहले मैं पैकेट्स बनाऊंगा, तो उस पैकेट्स का कोई फायदा नहीं है क्योंकि बिस्किट्स तो तैयार ही नहीं हुए। तो सब कुछ एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में हो, एक स्मूथ फंक्शन हो, इसके लिए मिडल मैनेजमेंट होती है और वो कॉपरेट करती है एक साथ। उसके बाद द थर्ड पॉइंट इज मोटिवेशन। वो मोटिवेट करती है अपने सुपरवाइजरी मैनेजमेंट को
कि आप कैसे काम करो। कभी कभी ऐसा होता है कि वो उनको समझ नहीं आता कि क्या करना है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं या वो प्रेशराइज हो जाते हैं अपने काम की वजह से। तो जो हमारी मिडिल मैनेजमेंट में जो लोग हैं, जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं, वो उनको मोटिवेट करते हैं कि आप इस तरीके से काम करो ताकि उनका ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजीली अचीव हो पाए। एंड द फोर्थ वन इज assigning necessary duties and responsibilities to the supervisory management। वो नीचे अपने से जो नीचे लोग हैं उनको प्रॉपर ड्यूटीज, उनकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको समझाती है, असाइन कर देती है ताकि उनका काम थोड़ा कम हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो अपना काम उन पर थोप देती है, बट उनको इजीली उनको समझा देती है, उनको सब कुछ बता देती है कि किस तरीके, किस डायरेक्शन में काम होना चाहिए। So the last level of management is operation management और supervisory management। अब ऑपरेशनल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं? ये सबसे पहला तो लोअर लेवल हायरार्की के अंदर सबसे लोअर लेवल पर आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर फोरमैन और सुपरवाइजर्स आते हैं। इनके क्या फंक्शंस होते हैं? इनका फंक्शंस होता है कि सारी वर्कफोर्स के एफर्ट्स को देखना कि क्या जो भी काम हो रहा है, इनके नीचे जो लेबर्स आ रहे हैं वो क्या जो वो एफर्ट्स कर रहे हैं वो सब कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए किया जा रहा है, वो प्रॉपर डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा। उसके बाद से ये मेंटेन रखते हैं स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी टॉप मैनेजमेंट जो भी स्टैंडर्ड सेट कर देती है, जैसे कि ड्रिंकिंग फैसिलिटीज लेबर्स को, ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन मिलनी चाहिए, तो ये उन चीजों के बारे में उन पर भी ध्यान रखते हैं कि क्या ये सब चीजें लेबर्स को, इनके नीचे जो लोग आते हैं उनको प्रोवाइड करा जा रहा है या नहीं जा रहा। द थर्ड पॉइंट इज ये क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट पर भी ध्यान देते हैं कि किस तरीके का क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, क्या क्वांटिटी में बन रहा है, क्या जो क्वांटिटी बोली गई है उन्हीं पोर्शन में चीजें मिक्स हो रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने बिस्किट की बात करी थी, तो क्या मैदे का और चीनी का कॉम्बिनेशन इक्वल रेशियो में है या नहीं, ये इन सब चीजों के बारे में भी ध्यान रखते हैं। और ये एक्चुअल वर्कफोर्स से इंटरेक्ट करता है क्योंकि ये जो लेबर्स होते हैं ये उनका हेड होता है, तो डायरेक्टली वर्कफोर्स से बात करता है और वर्कफोर्स की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो भी वो चाहते हैं, जो भी अमेंडमेंट वो चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, वो उनके बारे में जानता है और अपने ऊपर के लोगों को बताता है, उसके जो ऊपर उसके जो सुपरवाइजर्स हैं उनको इन्फॉर्म करता है। सो यहाँ पर हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट खत्म होता है। So now the next topic is function of management। ये function वर्ड हमने पहले भी सुना है, हमने पहले इसे मैनेजमेंट की डेफिनेशन में सुना था। मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोसेस of getting things done through others effectively and efficiently in order to achieve the organizational goal। इस डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड आया था प्रोसेस, जिसका मतलब है द प्राइमरी एक्टिविटीज और द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट टू गेट थिंग्स डन। वहां पर हमने एक शॉर्ट ब्रीफ लिया था कि फंक्शंस कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर इस स्लाइड में ये बताया गया है कि वो फंक्शंस कौन कौन से हैं। पहला है प्लानिंग, सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग, फॉलोड बाय स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है एंड इन पांचों फंक्शंस के बारे में हम अपने आने वाली वीडियोस में इन डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी 12th एनसीईआरटी बुक में ये 5 अलग अलग चैप्टर्स हैं। So before going to the next slide, we must know the difference between of these two words. The first one is coordination and the second one is cooperation। आखिर इन दोनों का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है bringing together the activity of organization। For example, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इन सारे कामों को एक साथ कोऑर्डिनेट करके अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने को हम कोऑर्डिनेशन कहेंगे। वेयरएज कॉरपोरेशन का मतलब है किसी काम को करवाने में या करने में एक पर्सनल, एक इंडिविजुअल का जो एफर्ट होगा
जो एक इंडिविजुअल का एफर्ट काउंट किया जाएगा, उसको कहेंगे हम कॉपरेशन। So this is the last topic which we have to cover in this video, that is coordination, the essence of management. Coordination is a process by which manager synchronizes the activities of different departments. Synchronizes का मतलब होता है combine. अब हमें coordination की definition तो पता चल गई। अब हम जानेंगे इसकी इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करती है कोऑर्डिनेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में। द फर्स्ट वन इज ग्रोथ इन साइज। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी, एक मैनेजर कंबाइन करेगा बाकी एक्टिविटीज को प्रॉपरली ताकि वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सके, तो उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड विल ऑल्सो इंक्रीज, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सकती है। द सेकेंड वन इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन सेपरेट डिपार्टमेंट्स के उनके अलग ओन ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, स्ट्रैटेजीज होती है और ऐसा होता है बहुत बार कि इन डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। बट अगर कोऑर्डिनेशन होगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस कम होंगे एंड कोऑर्डिनेशन विल एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन दीज डिपार्टमेंट्स। एंड द लास्ट वन इज स्पेशलाइजेशन। एक स्पेशलिस्ट हमेशा अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करेगा बाकियों से, सो वो किसी और की एडवाइस नहीं लेगा, और अगर किसी और की एडवाइस कंसिडरेशन में नहीं ली जाएगी और सिर्फ उस स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट की एडवाइस ली जाएगी तो काम जल्दी होगा, काम को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा। सो कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन ग्रोथ इन साइज, reduces functional differentiation and leads to specialization. So now let's talk about the characteristics of coordination. There are in total 6 characteristics of coordination. The first one is deliberate function. जो एक मैनेजर होता है वो कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट लोगों के एफर्ट्स को इन अ कॉन्शियस एंड अ डेलिब्रेट मैनर। अगर कॉर्पोरेशन होगी बट कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, एंड अगर कोऑर्डिनेशन होगी, कोऑपरेशन नहीं होगी, तो एम्प्लॉयज में डिससैटिस्फैक्शन होगा, वो खुश नहीं होंगे काम से। द सेकेंड पॉइंट इज यूनिटी ऑफ एक्शन। अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो सारा काम, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक साथ काम कर पाएंगे। So coordination ensures unity of action by acting as a binding force between departments. The third one is group efforts. अगर coordination होगा तो different लोगों के efforts को manager unite करेगा as per the plan, जिससे वो अपना कंपनी की organizational goal को easily and effectively achieve कर सके। So the fourth point is pervasive function. Pervasive का मतलब होता है universal, applicable everywhere. So coordination is required at all level of management and in all departments. The fifth point is continuous process. Coordination begins at the planning stage and continues till controlling. The last point is responsibilities of manager. जितनी भी कोऑर्डिनेशन, जो भी कुछ हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की आती है टू कीप द आई ऑन द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, टू कीप द आई ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो हियर द चैप्टर्स कम टू एन एंड। आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर बीएसटी का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन।